हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, कंपोजिशन स्कीम। अब ये कंपोजिशन स्कीम क्या है, कंपोजिशन लेवी क्या है, ये पूरा चैप्टर में अपने को दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको बहुत सारे क्वेश्चन है। अब इतना ये मत समझना, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा है। मैं आराम से एक एक करके पॉइंट आपको समझाते जाऊंगा। आप भी मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में तो आ ही जाएगा चैप्टर, कोई इश्यू नहीं इसमें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के चैप्टर में, कॉम्पोजिशन स्कीम। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, ठीक है, ये इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से। जैसा यहाँ पर लिखा है टैक्सेबल टर्नओवर, राइट। 2 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर लिखा है टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, एलिजिबल पर्सन कौन है, पैन वाइज यूनिफॉर्म अडॉप्शन है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द सप्लायर सर्विस के लिए क्या है, वैलिडिटी क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम की, नो एंट्री इनटू क्रेडिट क्लेम चेन, वो एक है, पेनल्टी एंड ऑन इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ स्कीम। ठीक है, पेनल्टी क्या होगा अगर मैं ये स्कीम को लेता हूँ तो। उसके बाद में क्या, कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉम्पोजिशन लेवी, एंड उसके बाद ओवरव्यू एंड नॉर्मल सप्लायर और कॉम्पोजिट सप्लायर में क्या डिफरेंस है। ऐसा बहुत कुछ है। तो मेरे हिसाब से मैं ये जो चैप्टर को अगर ऐसे पढ़ना शुरू करूँ बुक वाइज, तो आपको शायद समझ में कम आएगा। तो मैंने कुछ चीजें हैं, मैं साइड में मैंने उसे लिखा है एज अ नोट, समझो इसको आप, पॉइंट नोट आउट करते जाओ जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, सेक्शन 10 जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, तो कुछ नोट्स है, आप क्या करो वो नोट्स को। तो यहाँ पर सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 में 2 सेक्शन है, मतलब उसके अंदर 2 सब सेक्शन है, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिलहाल तो मैं सेक्शन 10 लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो किसके बारे में बात करते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम आया क्यों था, ये है क्या चीज, ये देख लेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जिंदगी में कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसके सामने आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो कोई भी चीज, राइट। सब चीज अपने को नहीं मिल सकता, इतना तो क्लियर है। अगर आप ट्राई भी करके देखो अपने लाइफ में, बहुत कुछ हुआ होगा ऐसा चीज जो हम चाहिए बट ये नहीं मिल सकता, ये मिल जाएगा, या ये चाहिए तो ये नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। जैसे अगर आपको मजे चाहिए भाई, पूरा 12th से लेके TY तक कॉलेज लाइफ पूरा एंजॉय करना है, तो भाई उसके बाद में जो तुम्हारी लाइफ शायद बहुत मेहनत करने वाली लाइफ होगी, जॉब वगैरह, मतलब आपको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा जो आप ये पूरा 3-4 साल वेस्ट कर दिए अपने मजे करने में। और सेकंड, आपको अगर मजे नहीं करना है, सर मेरे को बहुत पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके आगे जाओगे तो ऑब्वियसली आगे जो जो ईयर्स आएंगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत की वो टाइम पीरियड में जो दूसरे लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे। तो सेम याद करना, कुछ तो चीज सेक्रीफाइस करना होगा, तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम पे भी एप्लीकेबल होता है। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए बना है, देखो ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है स्मॉल टैक्स पेयर, जो यहाँ पर क्लियरली लिखा है मैंने, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बना है। ये स्मॉल टैक्स पेयर कौन होते हैं, राइट है, ये स्मॉल टैक्स पेयर कब बोला जाता है वो भी मैटर करता है। तो ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट टैक्स पेयर्स भी होते हैं जो एक बार वो लिमिट क्रॉस करके चले जाते, तो उनको लास्ट टैक्स पेयर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्मॉल टैक्स पेयर में अगर तुम कंसीडर होते हो तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट बोलना चाहूंगा, कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऐसा स्कीम है, ज्यादा उसमें मगजमारी नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से जो दूसरे अदर देन जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं जिसको GST भरना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारे छूट दिया गया है, और प्लस कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है आपको इस चीज के लिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या, एक अल्टरनेटिव मेथड है। यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्या है, ऑप्शन है। क्या है ये, ऑप्शन, मान के चलो ऑप्शन ही है। मतलब सामने वाला तुमको बोल रहा है अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो, अदरवाइज आपको लेने का ऐसा कंपलसरी किसी ने किया नहीं है। स्मॉल टैक्स पेयर को कुछ बेनिफिट दिया गया है, वो क्या है एक एक करके हम आगे सब पढ़ते जाएंगे। तो एक अल्टरनेटिव मेथड है। मेथड, अगर मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूँ, मेरा ज्यादा टर्नओवर नहीं है, तो मेरा स्मॉल टैक्स पेयर में मैं कंसिडर होऊंगा, तो मुझे ऑप्शन दिया गया आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है या फिर नॉर्मल स्कीम में जाना है। तो इसके ऑपोजिट जो होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल स्कीम होगा।
क्या होगा इसके ऑपोजिट, वो नॉर्मल स्कीम होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम एक अल्टरनेटिव मेथड है। आगे क्या बोलता है, लेवी ऑफ टैक्स, किसके लिए मेथड है, लेवी करने के लिए, मतलब टैक्स चार्ज करने के लिए एक अलग से मेथड दिया गया है, एक अल्टरनेटिव मेथड जो कॉम्पोजिशन स्कीम, जो स्मॉल टैक्स पेयर को ही एप्लीकेबल है, अदर देन स्मॉल टैक्स पेयर होगा तो सॉरी भाई उसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, एटीओ शॉर्ट में, एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर। क्यों बोल रहा है सर, ये एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करते हो। तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल टोटल राइट, टोटल करके टर्नओवर जो आएगा वो टर्नओवर को कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अपने को एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ता है। उसके बाद में क्या, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ किसका सर, कौन से ईयर का हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। समझो करंट ईयर क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है राइट, ये करंट ईयर है मेरा, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसका प्रीवियस होगा 1920। तो 1920 में आपका टर्नओवर जो है एग्रीगेट टर्नओवर, अगर यहाँ पर क्या लिखा, अगर वो 1.5 करोड़ तक होगा तो आपको बोला जाएगा स्मॉल टैक्स पेयर, और आपको कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगा। होगा मतलब आप ले सकते हो उसका ऑप्शन, आपके ऊपर ऑप्शन पड़ा है, आपको लेना है तो जा सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम में, अदरवाइज आप नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। और क्या है, ये 1.5 करोड़ का जो लिमिट है, ये 1.5 करोड़ का जो लिमिट है वो सिर्फ स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए है, और 75 का भी लिमिट कुछ स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए, मतलब इंडिया जो है, इंडिया का डेफिनेशन में, इंडिया में सब जगह 1.5 करोड़ एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वो कौन से कैटेगरी स्टेट है वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अब क्या याद दिलाना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम ऐसा स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर को अल्टरनेटिव मेथड है, जिसका एग्रीगेट टर्न ओवर क्या होगा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़ तक का अगर टर्न हो रहा है आप कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो, और 1.5 करोड़ का लिमिट 75 लाख बन जाता है वो अगर कोई स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में आता है, कोई 8 स्पेशल कैटेगरी के स्टेट, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिंप्लिसिटी लाना। सिंप्लिसिटी सर, ये सिंप्लिसिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में बहुत सारे मगजमारी जो बोल रहा था मैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा था, बहुत सारे पेपर वर्क जो होता है वो कम हो जाता है, और अपना जो कंप्लायंस पार्ट होता है वो कम हो जाता है, और आपको इनडायरेक्टली एक ही चीज बोला जाता है, भाई आ और इतना परसेंट में टैक्स भर और चले जा, मैं तेरे से कोई बिल वगैरह मांगने नहीं वाला हूँ, कोई डिटेल्स नहीं मांगने वाला हूँ, कोई आईटीसी का क्लेम नहीं मांगने वाला हूँ, कुछ भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, तुम आ जाओ, तुम्हारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट भी इतना मेंटेन करने के लिए ज्यादा है नहीं कैपेसिटी, आप 1.5 करोड़ का टर्नओवर, छोटे सप्लायर हो, तो मैं भी आपसे क्या करूंगा, एक परसेंटेज फिक्स कर दिया है हमने, अगर ये परसेंटेज दे दो और खत्म कर देंगे अपना मैटर, तो ज्यादा सिंप्लिसिटी है। एंड सेकंड क्या है, रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट। जैसा कंप्लायंस करना पड़ता है अपने को, जीएसटी में बहुत सारे कंप्लायंसेस आते हैं एक नॉर्मल टैक्स पेयर को, तो कॉम्पोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट किया है तो उसके लिए वो कंप्लायंस कॉस्ट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे कम होगा वो सब धीरे धीरे हम जैसे खत्म होगा वो आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है थर्ड पॉइंट, अवेलेबल टू। अवेलेबल टू क्या, अवेलेबल टू सप्लायर ऑफ गुड्स, मतलब अगर आप कोई गुड्स के सप्लायर हो, सप्लायर बोला मैंने, नॉट अ मैन्युफैक्चरर का बात किया, यहाँ पर सप्लायर है, आप कोई गुड्स के सप्लायर हो तो आप क्या कर सकते हो, ये स्कीम को एलिजिबल हो, आप बिंदास क्या कर सकते हो, ये स्कीम पर जा सकते हो, बट एक टर्नओवर का जो क्राइटेरिया 1.5 करोड़ का वो आपको फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट, याद रखना। तो सप्लायर ऑफ कोई भी गुड्स का सप्लायर होगा वो एलिजिबल है, एंड प्लस रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट देखो सर्विस है, इधर गुड्स के लिए सप्लायर बोल दिया डायरेक्टली, जो गुड्स का सप्लाई करता है कोई भी हो सकता है वो, राइट है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है सप्लायर, अगर गुड्स का सप्लायर करता है तो अवेलेबल है ये स्कीम तुमको,
बट उसका एक ही है टर्नओवर का क्राइटेरिया, वो फुलफिल होना चाहिए। और सेकंड, रेस्टोरेंट वाला जो बंदा होगा, राइट है, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट बिजनेस है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो भी क्या कर सकता है, ये स्कीम को ले सकता है, बेनिफिट कॉम्पोजिशन स्कीम का। अब उसमें ऑप्शन क्या है भाई, रेस्टोरेंट को ही दिया गया है ये बेनिफिट, बाकी कोई दूसरा सर्विसेज को नहीं दिया गया है। इधर क्लियरली इतना तो पता चल रहा है पढ़ के, राइट। आगे क्या बोल रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम आर परमिटेड टू सप्लाई अदर सर्विसेज। क्या बोल रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम ये भी सप्लायर को परमिट करता है कि रेस्टोरेंट के अलावा, ये रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई दूसरा सर्विस भी दे सकते हो तुम लोग, बट उसका कुछ कंडीशन है। पर उसका कुछ क्या है, कंडीशन है। कंडीशन क्या बोलता है, अदर सर्विस अप टू द हायर ऑफ द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशन दिया अपने, वो क्या बोलता है, 10% ऑफ टर्न ओवर in the state or a union territory in the previous financial year or 5 lakh। अगर इसके अंदर परमिट करते हो तो आपको अदर सर्विस कंसिडर किया जाएगा अदर देन रेस्टोरेंट। तो अब मेरे को ये बताओ इसका मतलब क्या बोलना चाहता है। देखो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, मैं जिसपे क्या करता हूँ, गुड्स सेल करता हूँ, गुड्स सेल करता हूँ। समझो मैं पेंट सेल करता हूँ, पेंट होता है ना, राइट। पेंट ले लो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, गुड्स मतलब गुड्स का बात चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ मैं सर्विस भी देता हूँ, कुछ चीजें सर्विस भी देता हूँ, मतलब पेंट बेच रहा हूँ तो पेंटिंग भी सर्विस देता हूँ, घर का पेंट भी करने का सर्विस देता हूँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सप्लायर ऑफ गुड्स चाहिए। देखो ये सप्लायर ऑफ गुड्स है तो एलिजिबल है और क्या, किसके लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। बट उन्होंने क्या बोला, सर्विस जो होगा सिर्फ वो रेस्टोरेंट का होना चाहिए। रेस्टोरेंट है क्या ये सर्विस, नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ ये सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट है, तो उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन, अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो ही ये बिजनेस को मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में लूंगा, अदरवाइज मैं ये कॉम्पोजिशन स्कीम में भी नहीं ले सकता। तो कंडीशन क्या है, देखो भाई ये कंडीशन इतना सिंपल है। ये क्या बोल रहे, गुड्स एंड सर्विस करके मैं 50 लाख का क्या कर रहा हूँ, इधर सेल करता हूँ, टर्नओवर है मेरे। और यहाँ पर सर्विस में जो है, सर्विस में अगर मैं यहाँ पे 30 लाख का सेल करता हूँ तो टोटल मेरा कितना होता है, 80 लाख का क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं मेरे, राइट है, गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं। तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्या है, ये 80 लाख का टर्नओवर है। तो इधर जो इन्होंने कंडीशन दिया है मुझे, राइट है, जो इधर कंडीशन दिया है इन्होंने बोला है 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा 80 लाख क्या बना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्या हुआ, टर्नओवर बना मेरा, राइट है। सर्विस कितना था, 30 था, एंड प्लस 50 क्या था उसका, गुड्स एंड सर्विस, ऐसा करके टर्नओवर। तो टर्नओवर का 10% ही 8 कितना होता है, 8 लाख होता है। और यहाँ पे क्या है सर, 5 लाख का लिमिट है, 5 लाख। तो विच एवर इज हाइयर जो होगा उसी को क्या किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर का बात चल रहा है, या नेक्स्ट ईयर की बात चल रहा है। जैसे कि ये समझो 1920 में था, अगर मेरे को 2021 में कॉम्पोजिशन स्कीम मेरे को बेनिफिट लेना है, कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। हाँ भाई, मतलब मैं 8 लाख तक ही मैं क्या कर सकता हूँ, आगे जाके प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या, अदर सर्विस। जैसे इन्होंने अभी क्या किया था, ज्यादा दिया था, तो अगर मेरे को ऑप्ट करना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ये अदर सर्विस जो है 8 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर 2021 में जाऊं तो 2021 में मान के चलो कितना 50 लाख टर्नओवर मेरा गुड्स से हुआ फिर से, और सर्विस से मेरा 5 लाख हुआ अदर सर्विस से, मतलब पेंटिंग करने से। तो ये हाँ एलिजिबल है किसके लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अदरवाइज तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ये 8 लाख के ऊपर चला जाता है। 9 लाख चला गया समझो, तो समझ जाना भाई तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेप्ट द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर जो है ना मैंने कलर किया, अच्छे से ध्यान देना। टर्नओवर का इधर मैंने क्या किया है, टर्नओवर का इधर क्या किया, मैंने एक स्टार मार्क किया है। टर्नओवर का इधर क्या किया, मैंने एक स्टार मार्क किया। स्टार मार्क का मतलब क्या है, वो टर्नओवर में आप इंटरेस्ट, डिस्काउंट
मिला हुआ कभी उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम वो टर्नओवर में। सर ये इंटरेस्ट डिविडेंड क्या है? ये इंटरेस्ट डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। क्या है ये? इंटरेस्ट डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। वो आगे जाके हमें पता चलेगा कि कोई भी तुम लोन देते हो किसी को या एडवांस करते हो और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट जो है एज अ टर्नओवर करके हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको बाजू में निकाल के वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये याद रखना कि इंटरेस्ट डिस्काउंट जो भी मिला होगा अपने को ड्यूरिंग द जो बिजनेस चल रहा है मेरे को, वो चीज मैं कंसिडर नहीं करूंगा लोन्स एंड एडवांसेस का। तो सर ये जो है ये पॉइंट, इसके लिए हम एक बार यहाँ पर बुक में देख लेंगे कि क्या लिखा है। ठीक है, ये सब तो उन्होंने बैर एक्ट जैसा लिख दिया यहाँ पर, आप एक बार देख सकते हो सब चीज। ठीक है, चलो कॉम्पोजिशन स्कीम का कुछ बताया, जैसे कि मैंने आपसे बात किया कि कॉम्पोजिशन स्कीम का कुछ लिमिट है। लिमिट क्या है? टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर किसे बोलेंगे? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उसके पास ऑप्शन है कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने का, अगर वो एलिजिबल है तो। ठीक है, अगर लिमिट में आता है तो ही उसको मिलेगा। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो यहाँ पर इन्होंने बताया। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एटीओ जो है, एटीओ का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीज एग्रीगेट टर्नओवर में आता है? तो दो चीज उन्होंने बांट दिया है, क्या क्या चीज आता है और क्या क्या चीज नहीं आता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे 1.5 करोड़ के लिए, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या एक्सक्लूड होना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या एक्सक्लूड होना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं सब टैक्सेबल सप्लाई को आपको लेना पड़ेगा। सब टैक्सेबल सप्लाई, जितने भी आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे, कोई भी सप्लाई, जैसा गवर्नमेंट ने बोला है भाई ये बेचोगे तो इस पर टैक्स लगना चाहिए, तो लगना चाहिए ना, टैक्सेबल सप्लाई है तो आप उसको टर्नओवर में कंसीडर करोगे अगर बेचा तो। एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आप क्या करोगे? लोगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई किसे बोलोगे? जिसपे टैक्स लगा नहीं हो या लगता नहीं हो, उसको बोलेंगे। जैसे कि जिसपे रेट ऑफ टैक्स ही नील है। अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, मैं पेन बेच रहा हूँ, पेन पे रेट ऑफ टैक्स ही नील है, मगर टैक्सेबल है बट नील रेट है, तो मैं इस पे चार्ज ही नहीं करूंगा, नील से जीरो हो जाएगा, तो वो भी चीज कंसीडर किया जाएगा। होली एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? टोटली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने क्या बोला? ये पेन के ऊपर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद से नोटिफाई करके इसको एग्जेम्प्ट किया है। उसके बाद में नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ऑब्वियसली जो ऊपर जो टैक्सेबल है, और नॉन टैक्सेबल जिसपे टैक्स लगता ही नहीं, तो ऐसे कैटेगरीज को इन्होंने एग्जेम्प्ट में लिखा है। तो ये तीनों चीज जब होगा तो तीनों का भी सेल आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या इंक्लूड करोगे आप? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट करते हो, गुड्स और सर्विस, वेदर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल कुछ भी हो, एक्सपोर्ट हो गया मतलब वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके तो वो 1.5 करोड़ का लिमिट चेक कर पाएंगे। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर मैं सप्लाई करूंगा बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग अ सेम पैन, मतलब मेरा ही बिजनेस है, एक महाराष्ट्र में है और एक गुजरात में। ठीक है, मेरा ही बिजनेस है, ये बिजनेस और ये बिजनेस दोनों भी एक ही पैन के अंदर रजिस्टर है, इसका जीएसटी नंबर अलग है, इसका जीएसटी नंबर अलग है। ठीक है, तो मैंने इसको अगर कोई भी चीज बेचता हूँ, खरीदता हूँ, स्टॉक ट्रांसफर भी करता हूँ, उसको सप्लाई बोला जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो ये भी ट्रांजैक्शन आपका इंटर स्टेट सप्लाई हुआ, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है जीएसटी के हिसाब से, बट सेम पैन नंबर है, दोनों भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसा करके ये चीज भी आपके टर्नओवर में आएगा। मतलब तुमको अगर कल बोला जाएगा भाई क्या क्या चीज तू टर्नओवर में लेगा, साल भर में तूने बहुत कुछ बेच दिया होगा, तूने टैक्सेबल सप्लाई भी बेचा होगा, वो भी ले ले। एग्जाम सप्लाई में जहां पर नील रेट आता है वो भी बेचा है, होली एग्जाम आता है वो भी बेचा है, प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी बेचा है, कुछ भी बेचो वो सब चीज आएगा तुम्हारे टर्नओवर के वो टोटल में। उसके बाद में एक्सपोर्ट बोला है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, कोई भी एक्सपोर्ट करो, गुड्स हो या सर्विस हो। उसके बाद में इंटर स्टेट सेल, खुद से खुद को बेचा होगा, खरीदा होगा, वो भी चीज आपको सेल में दिखाना पड़ेगा अगर बेचा हो तो। टर्नओवर का बात चल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन
और वो भी टर्नओवर इंक्लूड करो जहां तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। भाई रजिस्ट्रेशन का क्या मैटर है, देखो यहां से मैं बोलता हूं मैं 1920 के ईयर में हूँ, ठीक है। अब 1920 के ईयर में यहाँ से मैं बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। मुझे ये बताओ, अगर बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है भाई आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। नहीं, एक लिमिट होता है, 40 लाख का लिमिट है। वो 40 लाख लिमिट क्रॉस होते ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मेरा ये 40 लाख का लिमिट ही क्रॉस नहीं हुआ तो मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा क्या, नहीं कर सकता। मुझे करना भी नहीं, ऑप्शन दिया है वॉलंटरी, तुमको करना तो करो। अगर 40 लाख एक बार क्रॉस हो तो आपको करना कंपलसरी है। यही 40 लाख 20 लाख बन जाता है इन केस ऑफ सर्विस। अगर मैं सर्विस से 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर करता हूँ उस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ऊपर वाले की दया से तेरा 40 लाख क्रॉस हो गया तो उस दिन तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके तुमने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किया। कॉम्पोजिशन स्कीम बोलता 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा तो 40 लाख की अभी अभी तो स्टार्ट ही है ढंग से बिजनेस, तो 1.5 करोड़ तो दूर की बात है। तुम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए चले गए। अब कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जैसे चले जा रहे हो तो तुमको पूछा जाएगा टर्नओवर क्या है भाई, टर्नओवर बता मेरे को। तो तुम बोलोगे टर्नओवर जो है ना, जो रजिस्ट्रेशन से लेके नॉन नॉन रजिस्टर था मैं तब, मतलब नॉन रजिस्टर से लेके रजिस्ट्रेशन तक का जो पीरियड में मैंने सेल किया होगा वो सारा सेल मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर में। समझा, ये बना तुम्हारा इंक्लूशन। और एक्सक्लूशन मतलब क्या चीज निकाला जाएगा, ये टोटल में क्या चीज नहीं आएगा। सबसे पहले कोई भी सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने क्या किया है, सप्लाई किया है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई भी इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेस होता है, राइट। आउटवर्ड मतलब सेल होता है। तो परचेस के टाइम पे तुमने आरसीएम भरा हो, आरसीएम का कॉन्सेप्ट पता है आपको, सेल सप्लायर को ने रिसिपिएंट को भरना पड़ता है टैक्स, वैसे वाले चीज को तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में कोई भी टैक्स जो उसके अंदर पड़ा हो, जैसे कि सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, यूनियन टेरिटरी, आईजीएसटी, कंपेंसेशन सेस, ये सब सेस को क्या करना, ये सब टैक्स को क्या करना पड़ेगा, आपको टर्नओवर से निकालना पड़ेगा। ये सब चीज टैक्सेस है तो इसको कंसीडर नहीं करेगा अपने 1.5 करोड़ के लिमिट में, ठीक है। तो वो सब निकाल दो। जो जो चीज ऐड करने बोला है, ऐड करने बोला है बाजू में। यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड जो एक्सक्लूड करना है अपने को निकालना है, टर्नओवर में नहीं रखना है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या लिखा था, एग्जेम्प्ट सर्विसेज, जैसे होली एग्जेम्प्ट, जो चीज एग्जेम्प्ट है वो भी यहाँ पर आएगा, बट एक्सेप्ट वन एग्जेम्पशन। कौन सा एग्जेम्पशन, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, loans advance and so far consider representing by way of interest and discount। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोलना चाहता है वो बोलना चाहता है कि तुमने जो लोन्स एडवांसेस दिए हैं वो तो एग्जेम्प्ट होता है, वो चीज यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। बट उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि लोन्स एंड एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट तुम कमा रहे हो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपको रखने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें से सब चीज ले लो बट एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो ऐसे करके इनका क्या बन जाता है, एक टर्नओवर का लिमिट है, ठीक है। जैसा हमने ऑलरेडी किधर पढ़ा है, ये सब चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाया, ठीक है। इंक्लूशन एंड देखो, आप ये लिख सकते हो नोट्स आराम से रुकिए कुछ तो शो दे, ठीक है। इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या चीज इंक्लूड करना चाहिए और क्या चीज एक्सक्लूड करना चाहिए, मैंने हर एक चीज यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, आप ये कर सकते हो, ठीक है। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, ठीक है। यहाँ पर सब टाइप के टैक्सेस जो जीएसटी में आता है, आरसीएम मेथड वाला, और सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आता है। तो ये चीज भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, ये जो है कॉम्पोजिशन स्कीम का जो हायर ऑफ द लिमिट, ये इसका एग्जाम्पल था, वो दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली उसी के लिए गया था बट मैंने कुछ आगे पढ़ा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, रुको तो मिनट, स्क्रीन दिख नहीं रहा है, हाँ चलो।
ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, राम सेवक हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम 2021। तो उसने क्या किया है, 2021 के लिए कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किया, उसने ऑप्ट किया। ठीक है, तो ये ऑप्ट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसका 1920 का देखना पड़ेगा। तो 1920 जो है इसका एटीओ क्या रहेगा, इसका 60 लाख से, वो खुद से बोल रहा है, राइट है। तो विद इन 1.5 करोड़ के अंदर है, तो मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ। आगे क्या बोल रहा है वो, his aggregate turnover in preceding does not exceed 1.5 करोड़, ये पता है। चलो आगे बढ़ो, he is eligible for competition scheme, पता है मुझे। आगे बढ़ो, फाइनेंशियल ईयर 2021 में he can supply service other than restaurant service up to the value of not exceeding इतना इतना। वो क्या बोलना चाहता है, जो देखो वो गुड्स तो बेचता है, ठीक है, गुड्स बेचता है वो ठीक है, प्लस उसको अगर सर्विस देना है तो सर्विस रेस्टोरेंट का होगा तो नो प्रॉब्लम, बट मेरा सर्विस अगर रेस्टोरेंट का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पेंट में बेच रहा हूँ और यहाँ पर पेंटिंग भी करके दे रहा हूँ, तो एक सर्विस है और एक गुड्स है। तो ये जो है वो कर सकता है 1.5 करोड़ तक, कोई इशू नहीं है, बट ये जो है ज्यादा नहीं कर सकता, उसका लिमिट है। लिमिट कैसा पता चलेगा, तो लिमिट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था वो देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का दोनों मिला के टर्नओवर समझो 60 लाख से, तो वो ये बोलना चाहता है कि नेक्स्ट ईयर जो होगा 10% ऑफ 60 लाख कितना होता है, 6 लाख, और 5 लाख का लिमिट है, विच एवर इज हाइयर, ये जो है इतना, मतलब ये 6 लाख। तो इन द ईयर ऑफ 2021 वो 6 लाख से ज्यादा सर्विस नहीं दे सकता है, वो याद रखना। 6 लाख से अगर ऊपर चला गया, उसका 8 लाख चला गया, तो मतलब वो कॉम्पिटिशन स्कीम से बाहर गिर जाएगा एंड उसको नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको उस हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विच एवर इज हाइयर पढ़ लो एक बार, सप्लाई 6 लाख फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड इफ द वैल्यू ऑफ द सर्विस एक्सीड, 6 लाख से एक्सीड हो जाता तो इनएलिजिबल हो जाएगा ये स्कीम के लिए। तो ये स्कीम के लिए एक बार इनएलिजिबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो बाहर गिर जाएगा एंड उसको नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पढ़ोगे रीडिंग 10(1), 10(2) टुगेदर, इट कैन बी सेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम कब एलिजिबल होगा, उन लोग शॉर्ट में बता रहे, इधर ही इज नॉट ऑल एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट। अगर रेस्टोरेंट सर्विस में होगा तो वेरी गुड, उसको मिल जाएगा कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ तक। अगर रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा कोई अदर सर्विस होगा तो उसको भाई कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपना सप्लाई ऑफ सर्विस, अदरवाइज वो बाहर गिर जाएगा। तो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को फुल क्या है, आजादी है, तू सेल कर सकते 1.5 करोड़ तक, तेरे को बिंदास। क्या करूंगा मैं, यहाँ पर अगर पेंटिंग की जगह रेस्टोरेंट सर्विस आता है तो शायद लिमिट कभी देखता नहीं, 1.5 करोड़ तक बिंदास जा सकते थे। यहाँ पर क्या है, not he is not engaged in all supply of service other than रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट को छोड़ के कोई दूसरा सर्विस है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ही इन केस ही सप्लाई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, द वैल्यू ऑफ सर्विस डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ टर्नओवर। तो वही बोल रहा है जो हमने यहाँ पर पढ़ा, अगर वो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस में है तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करके ये फर्स्ट सम था उसके अंदर। आगे पढ़ते अपना। अब बात आती है यहाँ पर कैटेगरी। अब देखो कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों अप्लाई किया जाएगा तो बेस्ट रहेगा अपने लिए, क्योंकि जो है ना वहां पे एक चीज आती है, वहां पे आती है कि रेट ऑफ टैक्स जो है ना बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर। अगर मैं कोई चीज बेचता हूँ, समझो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता हूँ, ठीक है, वो डायरेक्टली कितना परसेंट लगता है, समझो 18% का आपको जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट अगर वही बंदा 1.5 करोड़ के अंदर लिमिट है, अगर वो सप्लायर बनता है ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, तो उसको 18 की जगह डायरेक्टली 1% दो, तो बेनिफिट है या नहीं ये बताओ। मतलब मैं 18% कलेक्ट करने की बात ही नहीं करता हूँ, कस्टमर से कलेक्ट ही नहीं करता हूँ, आपको डायरेक्टली क्या करना है, गवर्नमेंट को 1% देना है और खत्म करना है मैटर को। तो ये बेस्ट है क्या नहीं ऑप्शन, तो ये यस बेस्ट है ये ऑप्शन। 1% देके ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ,
ठीक है, वो इसीलिए स्कीम बेस्ट होता है जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, कैटेगरीज दिया है, अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन है जो रजिस्टर है जीएसटी में। बिना रजिस्ट्रेशन के ये अगर रजिस्टर ही नहीं में तो ये बेनिफिट कैसा मिलेगा हमें कॉम्पिटिशन स्कीम का, राइट है। और रेट के बारे में बात किया, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है अदर देन क्या मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, पान मसाला टोबैको, तो भाई तुम मैन्युफैक्चरर हो ना, तो वेरी गुड, तुम मैन्युफैक्चरर हो, बट वो मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। देखो क्या प्रॉब्लम है आइसक्रीम के साथ, गवर्नमेंट को पता नहीं मुझे, बट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर को उन्होंने गुड्स को ये बेनिफिट नहीं दिया। इसके बाद पान मसाला, पता नहीं पान मसाला को इन्होंने पकड़ लिया, ये शायद सेहत के लिए ठीक नहीं ऐसा बोल के पकड़ा, उसके बाद में टोबैको को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, ठीक है। अगर ये 3 चीजों का मैन्युफैक्चरर होगे तुम लोग तो तुमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, सॉरी बोलने का, बट अदर देन बाकी ये 3 को छोड़ के कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर है, राइट है, कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर मिलता हो और टेबल बनाता हो, या फिर मैं बोलता हूँ घर का कोई भी खाने वाला सामान बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ मैं अदर दिन ये 3 छोड़ के मैन्युफैक्चरर, तो अगर मेरा टर्नओवर भी 1.5 करोड़ के अंदर है, मैं एलिजिबल हूँ, तो मुझे 1% ऑफ टर्नओवर देकर खत्म करना है, मुझे 1% ऑफ टर्नओवर देकर खत्म करना है, ये चीज बनता है 1% ऑफ टर्नओवर। देखो कितना बेस्ट है, मेरा पूरा साल भर का टर्नओवर देखूंगा और टर्नओवर पे 1% लगा के मैं सेल कर दूंगा, इसलिए तो बेनिफिट है कॉम्पोजिशन स्कीम का। नेक्स्ट पर्सन कौन है, पर्सन जो एंगेज इन रेस्टोरेंट सर्विस, ये तो अभी तक पढ़ते हैं, जो रेस्टोरेंट सर्विस के बिजनेस में है, हाँ उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, जो स्टेट मतलब 5% ऑफ टर्नओवर निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अभी ये टर्नओवर जो है वो टर्नओवर इन स्टेट, ये सब करके आगे जाके सम्स के हिसाब से आपको मैं समझाता जाऊंगा एक एक करके स्टेट वाइज। मेरा एक से ज्यादा स्टेट में रहेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, वो सब चीज हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद में फिलहाल तो आप कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में एनी अदर सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी अदर कोई भी सप्लाई गुड्स का, कोई भी सप्लाई, राइट है, कोई भी सप्लायर हो कोई भी गुड्स का, ठीक है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर था, यहाँ पर कौन था, फर्स्ट पॉइंट में मैन्युफैक्चरर था, बट सेकेंड पॉइंट में जो मैन्युफैक्चरर नहीं है वो एनी अदर सप्लायर ऑफ गुड्स है। भाई कोई भी सप्लायर ऑफ गुड्स ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। इसमें तो आइसक्रीम भी आ सकता है, मसाला भी आ सकता है, टोबैको भी आ सकता है। अगर मैं सिर्फ सप्लायर हूँ, बनाने वाला बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो उनके लिए 1% ऑफ टैक्सेबल इन स्टेट। देखो ये 1% जब बोलूंगा ना, 0.5% सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी बोल सकते हो। इससे 5% बोलो 2.5 स्टेट को जाएगा, 2.5 सेंट्रल को जाएगा। यहाँ पर भी 1% बोलो तो 0.5 स्टेट और 0.5 सेंट्रल को जाएगा, जैसा भी होगा, ठीक है। यहाँ पर कंडीशंस क्या है, अगर आपको ये परसेंटेज का बेनिफिट लेना है तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका रेस्ट्रिक्शन है, क्या है, आपको रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, काय का रेस्ट्रिक्शन है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल, सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो वो बोल रहा है कंपोजिशन स्कीम चाहिए, तो ऐसे गुड्स का सप्लाई मत करो जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, समझा, जिसपे जीएसटी ही नहीं लगता है, फिर उसमें तुम लोग का दिमाग क्या लगाना ज्यादा, नॉर्मल स्कीम पे आ जाओ, आप सिर्फ फाइलिंग करके चले जाओ, क्योंकि जीएसटी तो लग ही नहीं रहा है। बट ये बेनिफिट कौन लेने आता है, जिसपे जीएसटी लगता है, तो वो बोलना चाहता है कि रेस्ट्रिक्शन ये है, पहला आपको कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो सबसे पहला ऐसे गुड्स को सप्लाई करो जिसपे, सॉरी, ऐसे गुड्स को सप्लाई मत करो जिसपे जीएसटी लायबल होता ही नहीं। तो सप्लाई, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर not liable to GST। सेकंड, interstate owned outward supply, कोई भी तुम सप्लाई करते हो तो वहां पर एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं आना चाहिए, एक स्टेट से दूसरा स्टेट को सेल नहीं होना चाहिए, वो चीज होगा तो भाई उसको क्या बोला जाएगा, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। मतलब महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में चलता रहना पड़ेगा बिजनेस, अगर बाहर चला गया तो मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में आते क्या बोला था, कोई चीज अगर आपको चाहिए तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन क्या है, ये सब सेक्रीफाइसेस है तुमको। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए, सस्ते में उड़ाना है तुमको, तो ये चीज पे कंट्रोल करना जरूरी है। आपको बाहर भी सप्लाई नहीं करना है, आपको ऐसे गुड्स भी सप्लाई नहीं करना है जिससे जीएसटी ही नहीं लगता है। उसके बाद में सप्लाई थ्रू
ई कॉमर्स ऑपरेटर, सॉरी भाई, अगर तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर का सप्लायर हो, सप्लाई करते हो वहां से, तो फिर आपको बिल्कुल भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोई भी चीज आप बेचते हो किसके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर से। जैसा मैंने बेचा गुड्स अमेजोन से, अमेजोन को नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसका बेनिफिट लेके हमने क्या किया, गुड्स को, वो प्लेटफॉर्म को यूज करके गुड्स को सेल किया। तो ऐसे टाइम पे मैं बोला जाएगा भाई ये कॉम्पोजिशन स्कीम तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में कोई भी मैन्युफैक्चरर जो नोटिफाइड गुड्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर, नोटिफाइड गुड्स क्या है सर, ये गवर्नमेंट का गुड्स है, जहां पर नीचे लिखा है नोटिफाइड गुड्स, मतलब आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है, कोई पान मसाला मैन्युफैक्चरर, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, और टोबैको सब्सटीट्यूट्स मतलब बोल सकते हो टोबैको की जगह सिगरेट वगैरह जो भी हो सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर एरेटेड वाटर, ये चारों चीज अगर बनाता होगा मैन्युफैक्चरर होगा, तो भाई तुमको नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट, आपको सॉरी सर इतने कंडीशन से नहीं भाई, अदर कंडीशंस भी है, बहुत सारे कंडीशंस। वो अदर कंडीशंस क्या है, कोई भी तुम ट्रांजैक्शन करते हो अंडर सेम पैन, तो सब ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाएगा अगर तुम सेम पैन से ट्रांजैक्शन करते हो। मतलब मैंने क्या बोला, अगर महाराष्ट्र है मेरा, महाराष्ट्र में एक अंधेरी में एक मेरा बिजनेस है, एक है ठाणे में बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पर भी जीएसटी लिया है, यहाँ पर भी जीएसटी लिया है मैंने, पैन नंबर दोनों का सेम है, तो इसका जो टर्नओवर हुआ मेरा, इसका जो टर्नओवर 1 करोड़ का टर्नओवर, इसका जो 1 करोड़ का टर्नओवर, तो मुझे भाई कंसीडर करेगा, दोनों भी मिला के मेरे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए देखा जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली दोनों भी टर्नओवर को कंसीडर किया जाएगा, दोनों भी ट्रांजैक्शन को मैं लिया जाएगा। और 2 करोड़ हो गया तो नेक्स्ट ईयर से तुम जो भी रहोगे भाई, उस दिन से तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यही चीज 1 करोड़ आता है तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अवेलेबल हो, एलिजिबल हो। तो ये बोलना चाहते हैं सब ट्रांजेक्शन जो सेम पैन के अंडर में आते हैं। उसके बाद में क्या लिखा है, नाइदर किधर गया भाई, हाँ यहाँ पर क्या, नाइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए या फिर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में शैल नॉट कलेक्ट टैक्स, अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो आपके बिल में जीएसटी करके आना नहीं चाहिए, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से, आपको खुद को पे करना पड़ेगा, किसने, अपने जेब से 1% जो भी है, राइट। अगर वो 18% भरना होता आपको नॉर्मल टैक्स से, तो आप किससे लेते, कस्टमर से कलेक्ट करते हो, गवर्नमेंट को जाके सबमिट करते। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपके जेब से 1%, वो 5% जो भी है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो टैक्स। उसके बाद में नॉट एलिजिबल फॉर द इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट क्या होता है, आईटीसी का क्रेडिट। आईटीसी अगर मैं परचेस करता हूँ कुछ चीजें तो वहां पर मैं टैक्स भरता हूँ, और मैं सेल करता हूँ तो मैं टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो जो टैक्स, देखो स्टार्टिंग लेक्चर से मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, तो आप पहले से देखते आओगे तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम बेनिफिट लेते टू पे आउटपुट टैक्स। जब टैक्स भरने की बारी आती है मेरी, तो मैं बोलूंगा भाई 100 रुपए नहीं भरूंगा, मैं ऑलरेडी मैंने 60 रुपए कहीं पर भरा है एज परचेस करते वक्त, तो वो 60 रुपए माइनस करके मैं सिर्फ भरता कौन सा, 40। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हो ना तो वो 60 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। जिस दिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम लोगे उस दिन से आपका पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी होगा वो सब रिवर्स हो जाएगा। और जिस दिन आपका ये कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर गिर जाओगे, नॉर्मल स्कीम में आओगे, उस दिन से आपको फिर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद में मेंशन ऑन बिल, क्लियरली तुम अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपको बिल पे मेंशन करना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं मैं, और मैं एलिजिबल नहीं हूं कलेक्ट करने का टैक्सेस। मतलब मैं कस्टमर को क्लियरली बिल देते हो, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि मैं कौन कॉम्पोजिशन स्कीम पर्सन हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन, जो कलेक्ट करने का कोई अपने पास ये नहीं, राइट्स नहीं है वो टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाता है कस्टमर को भी, भाई ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो ये अपने से टैक्स नहीं ले रहे, भले वो टैक्सेबल अप्लाई करने के बावजूद भी। उसके बाद में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई करना है तो वो बोलना चाहता है पार्ट बी ऑफ REG 01 फॉर्म भर के आपको क्या करना पड़ेगा, REG 1 फॉर्म में पार्ट बी में आपको क्या करना पड़ेगा, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में
भर के सबमिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉम्पोजिशन स्कीम उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद में इंटीमेशन टू जीएसटी पोर्टल, अगर आपको नेक्स्ट ईयर से कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है तो देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ, ये 1920 है और ये क्या है 2021 है, ठीक है। तो ये 2 ईयर है। तो अगर ये ईयर तो मैं नॉर्मल टैक्स पे किया, बट मुझे मालूम है मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ कब, 2021 में। टर्नओवर लिमिट मेरा 1.4 करोड़, मतलब मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अप्लाई करने से पहले मुझे कमेंस होने से पहले, ये ईयर आना स्टार्ट होने से पहले क्या करना पड़ेगा, कमेंस करने से पहले जीएसटी पोर्टल में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दैट रजिस्ट्रेशन इन कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इंटीमेशन मेरे को पहले ही देना पड़ता है बिफोर स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में क्या, अकॉर्डिंग टू रूल 6 में, इफ अ करंट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर एक्सीड कितना, 1.5 करोड़, अगर गलती से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक मैं, यहाँ पे 1 सितंबर है, समझो ये 1 सितंबर 2020 और मैंने अप्लाई कभी से किया था 2020 से, ठीक है, और ये 31 मार्च 2021, ठीक है, अब ये चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा कॉम्पोजिशन बेनिफिट्स अप्लाई करके ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बट अचानक क्या हो गया, यहाँ पर है ना 1.5 करोड़ से एक्सीड हो गया और मेरा यहाँ पे 1 करोड़ 60, जिस दिन 1.5 करोड़ से 1 भी रुपए एक्सीड हो जाता है आपका टर्नओवर, तो उस दिन से मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं नॉर्मल में खुद ब खुद शिफ्ट हो जाऊंगा। तो वही बोलना चाहता है, इन करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है मेरा फाइनेंशियल, उसमें अगर टर्नओवर मेरा 1.5 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं, 75 फॉर स्पेसिफाइड स्टेट्स, ठीक है, वो स्पेसिफाइड स्टेट मैं पढ़ूंगा अभी थोड़ा देर में, he will be shifted to normal scheme with immediate effect and he will give an intimation to the, जिस दिन CMP 04 करके फॉर्म आएगा, वो फॉर्म से आपको इंटीमेट कर देना पड़ेगा जीएसटी वालों को कि भाई मेरा लिमिट क्रॉस हो गया, मैं नॉर्मल टैक्स पेयर बन चुका हूँ विद इन 7 डेज ऑफ एक्सीडिंग लिमिट, और विद इन 7 डेज, जिस दिन 1 सितंबर है तो 7 सितंबर तक आपको क्या करना पड़ेगा, सीएमपी फॉर्म भर के देना पड़ेगा सामने वाले को और बताना पड़ेगा मेरा एक्सीड हो चुका है लिमिट 1.5 करोड़ से और मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में अब एलिजिबल नहीं हूं और मैं नॉर्मल टैक्स पेयर बन चुका हूं, ठीक है। यहाँ पर हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट एनी टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ तो ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर गिरो। ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं चाहिए, मेरे को बीच से हटना है, तो बिंदास आप कभी भी हट सकते हो, आपको गवर्नमेंट ने रोका नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप लिमिट से अंदर आते हो तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं लेने तो वॉलंटरीली आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। बाद में क्या होता है, शैल हैव टू सबमिट ITC 1, अगर वॉलंटरी बाहर गिरना चाहते हो ITC 102 फॉर्म ये करो भरो, तो आपको ITC का बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा विद इन 30 डेज। जैसा कि अगर मैं बोलता हूँ जिस दिन मैं ये एक्सीड कर देता हूँ लिमिट, ठीक है, एक्सीड करता हूँ, मैं अप्लाई करूंगा, तो उस दिन से मेरे को जो उन्होंने कंडीशन रखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, वो उस दिन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ लेने, बट मुझे विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, ITC 01 फॉर्म अप्लाई करके सामने वालों को बोलना पड़ेगा कि मैंने कॉम्पिटिशन से बाहर गिर गया तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहता हूँ। तो उस दिन से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जितने भी रिवर्स हुआ था वो आपको फिर से मिल जाएगा बेनिफिट, ठीक है। सेम स्कीम क्या है, प्रेजेंटिव स्कीम फॉर द सर्विस प्रोवाइडर। जैसा ये मोस्टली तो किसके लिए था, ये कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए था, ये कॉम्पोजिशन स्कीम था गुड्स मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और सर्विस का स्पेसिफिक रेस्टोरेंट वाले के लिए था। पर यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी अलग से स्कीम दिया है, अदर देन, यहाँ पर रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उनको भी एक ऑप्शन दिया गया है, आपको भी अगर करना तो कर सकते हो, कॉम्पोजिशन स्कीम है ये भी आपके लिए। और वहां पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसा वहां पर रेस्टोरेंट वाला कितना 5% भर रहा था। तो सेम वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर जैसा पेंटिंग वाला, जो पेंटिंग करके दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको इसका बेनिफिट ले सकता है। ऑप्शन क्या है, अभी समझो मेरे पास गुड्स है नहीं, मैं गुड्स ही नहीं बेचता हूँ, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता हूँ, ले सकता है ना, रेस्टोरेंट सर्विस है मेरा, ये भी नहीं है, तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। हाँ ले सकते हो आप, जो है प्रेजेंटिव स्कीम ले सकते हो एज अ सर्विस प्रोवाइडर। मैं सिर्फ पेंटिंग ही करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, पेंटिंग ही करता हूँ, सर्विस देता हूँ,
तो पूरा साल भर पेंटिंग करता हूँ, तो मुझे ऑप्शन दिया गया है कि तू सर्विस प्रोवाइडर है तो 6% से टैक्स भर सकता है अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख। तो तेरा ये जो सर्विस है, पिछले स्कीम में तो 1.5 करोड़ का था, इसमें सिर्फ 50 लाख का दिया है। 50 लाख के ऊपर जाता है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, 50 के अंदर होगा तो आपको ये 6% से आप टैक्स पे करके खत्म कर सकते हो। मेड एन ऑफर ऑन 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। तो जैसा 1.5 करोड़ का लिमिटेशन था एग्रीगेट टर्नओवर, सेम इसका भी वैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है, वो एक बार रीड कर लेना आप, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन सेम है, सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट, यहाँ पर गुड्स नहीं है, सप्लाई विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी, सेम कंडीशन, ऊपर वाले कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। फिर बाद में बोल रहा है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, ई कॉमर्स से नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के साथ नहीं होना चाहिए, जैसा ये सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये सब पढ़ा हुआ है क्या, बार बार नहीं पढ़ूंगा मैं। फिर अदर कंडीशंस क्या, ऑल ट्रांजेक्शन अंडर सेम पैन, कैजुअल नॉन टैक्स रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन शैल नॉट कलेक्ट टैक्स, नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, मेंशन्ड कंपोजिशन, जो सेम पॉइंट्स है, ये सेम पॉइंट्स रिपीट हुआ है, ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके ये प्रेजेंटिव सर्विस स्कीम आपको बेनिफिट दे सकता है। ऐसा करके हमने शॉर्ट में दो चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते, नजर घुमाते, कुछ छूट तो नहीं गया। देखो ये सब चीज यहाँ पर जो एक चीज था अपने को देखना था, लिमिट जो है, सॉरी लिमिट देखो 75 का जो लिमिट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसमें कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो ये चीज को तुमको याद करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं हो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आ गया पहला। उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मेघालय, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। देखो इसमें ABCD के लाइन में है सब। A फॉर अरुणाचल प्रदेश है, फिर M 3 M है इसमें, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अच्छे से याद करो। M के बाद N है, फिर S के बाद TSTU, लाइन से STUV वाला, तो S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा, U फॉर उत्तराखंड, MNSTU। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो याद हो गया, तुमको याद करो। इनके लिए जो लिमिट है वो 75 लाख का है, इनको 1.5 करोड़ का लिमिट नहीं है, बाकी लोग को 1.5 करोड़ का लिमिट है। देखो रेस्ट ऑफ द इंडिया, बाकी 1.5 करोड़ का लिमिट विद फ्रॉम दिस। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। मैन्युफैक्चर एनी अदर स्पेशल, देखो ये प्रिजेम्पटिव वाला, प्रिजेम्पटिव अभी जस्ट पढ़ा, प्रिजेम्पटिव सर्विस वाला, अदर देन जो अगर वो है, तो यहाँ पर टर्नओवर इन स्टेट टर्नओवर, ये सम्स जब करेगा ना तब ज्यादा डिटेल में हमको समझ में आएगा। तो ये सब चीज एक बार देख लो, सब रेट के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है। ये भी हमने कवर कर लिया, लिमिट है, इसका ऊपर सम भी देख लिया एक चीज, ठीक है। एक्सक्लूड इंटरेस्ट इनकम, याद है, डिस्काउंट और इंटरेस्ट इनकम का एक्सक्लूड करना है अपने को, क्योंकि ये लिमिट कौन बोलता है, वो 5 लाख और 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लिमिट का बात कर रहा हूँ। एक्सक्लूड इनकम ये बात करेंगे हम लोग, चलो अभी नहीं। कौन एलिजिबल पर्सन है, नोटिफाइड गुड्स, जो हमने अभी बात की, नोटिफाइड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर सम्स स्टार्ट होते हैं, वो सम्स के लिए मैं अलग से सेशन रखूंगा। पैन वाइज यूनिफॉर्म, ठीक है, पैन वाइज की बात कर रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर, ठीक है। इसमें से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेता हूँ, वो हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसको बात करेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए यहीं पर रुक जाएंगे हम, ठीक है। ये एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, ओवरव्यू में आपको सब आइडिया आ जाएगा ये सब क्या है। शॉर्ट में बात करेंगे एक एक करके, फिलहाल तो हमने ये सेशन में को वो एक ओवरव्यू देना था। अरे सम्स के ऊपर में बहुत सारे सम्स है इसमें, ऑलमोस्ट देखोगे तो आप 24 सम्स है। देखिए 24 सम्स है, अगर मैं पूरा पढ़ाते बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा
थोड़े बहुत जितने कॉन्सेप्ट्स है पेंडिंग वो देख लेंगे, और क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस में 8 से 10 क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा ये वाले, और बचे हुए क्वेश्चंस प्लीज आप कर लेना। मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हार्ड ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं कवर कर लूंगा, जो सिंपल सिंपल 2-2 लाइन के क्वेश्चन है वो आपको एज ऑन होमवर्क देता हूँ, वो कर लेना। अगर कुछ भी डाउट होता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर यू। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ, और हो सकता है मैं सोशल मीडिया में भी अवेलेबल हूँ, आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे डायरेक्टली डीएम करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूंगा आपका जो भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कवर कर लूंगा ये टॉपिक को, एंड फिर अपन आगे करके स्पीड थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट है हम ये चीज में। ठीक है, चलो तब तक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दो, मुझे भी लगे कि कुछ तो बेनिफिट हो रहा है इसका। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।